और आप देवभूमि के दंगल में बात करेंगे पूरी तैयारी, बजट की बारी। उत्तराखंड में विधानसभा सत्र की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 14 जून से 20 जून तक विधानसभा का बजट सत्र चलेगा। पहले विधानसभा सत्र गैंडसैंड में कराने की बात की जा रही थी, लेकिन अब बजट सत्र देहरादून में ही आयोजित किया जा रहा है। विधानसभा सत्र को लेकर शासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विधानसभा सत्र में प्रदेश सरकार बजट पेश करेगी। इस बार बजट से काफी उम्मीदें लगाई जा रही हैं, क्योंकि प्रदेश सरकार की ओर से बजट को लेकर आम जनता की राय मांगी गई थी। वहीं विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष भी सत्ता पक्ष को बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दों को लेकर घेरने का काम करेगी, और आज हम इसी पर करेंगे चर्चा। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा का बजट सत्र 14 जून से देहरादून में किया जाएगा। सत्र के लिए विधानसभा सचिवालय की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सरकार की ओर से विधानसभा के पटल पर बजट पेश किया जाएगा। सरकार की ओर से आम जनता की राय के बाद ही बजट तैयार किया गया है, जिससे आम जनता को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। ऐसा माना जा रहा है कि विधानसभा का ये बजट सत्र हंगामेदार रहने वाला है, क्योंकि विपक्ष की ओर से सत्ता पक्ष को बेरोजगारी, पलायन, महंगाई और लोकायुक्त के मुद्दों पर घेरने का काम किया जाएगा। साथ ही विधानसभा सत्र में विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने का कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहेगा। वहीं सत्र की तैयारियों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कहा कि सत्र के दौरान प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। साथ ही व्यवस्था बनाने के लिए पार्किंग और सदन में वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए भी सत्र की कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी तक कुल प्रश्नकाल के लिए 502 प्रश्न प्राप्त हुए हैं। साथ ही विधानसभा सत्र के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू रहे, इसके लिए ट्रैफिक प्लेन को 5 दिन पहले ही प्रचार प्रसार किया जाए, ताकि आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। हम लोग सत्र शुरू होने से पहले एक सुरक्षा बैठक करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग सब जानते हैं कि डामटा में बहुत ही दुखद घटना हुई है, जहां हमने 26 जो हमारे यात्री थे वो खोए हैं। तो शुरुआत हमने मौन रखकर की, और उसके बाद फिर हमने अपनी बैठक शुरू की। उसमें जो भी अधिकारी वहाँ पे मौजूद थे, प्रशासन के और शासन के, उनसे हमने 8-10 पॉइंट्स पर बात की है। मैं आपसे बताना चाहूँगी, सदन की सभी दीर्घाओं के लिए प्रवेश पत्र के आधार पर ही प्रवेश दिया जाएगा। देखिए, हमें अभी ये नहीं भूलना है कि कोविड खत्म हो गया है, कोविड है और हो भी रहा है, इसलिए हमें ध्यान रखना है। विधानसभा सत्र को लेकर विपक्ष का कहना है कि भाजपा सरकार के द्वारा चुनाव के वक्त प्रदेश की जनता से शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बेरोजगारी के क्षेत्र में और 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा किया था, जो सरकार की ओर से एक भी पूरा नहीं किया गया। और इन सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस विधानसभा के सत्र के दौरान सरकार को घेरने का काम करेगी। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता शादाब शम्स ने सत्र को लेकर 14 जून से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, और कांग्रेस चंपावत चुनाव हारने की वजह से खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का काम करेगी और सत्र के दौरान बेतुका विरोध करेगी। साथ ही बजट के लिए आम जनता की राय ली गई है, और इस बार बजट का एक शानदार बजट पेश किया जाएगा। सभा का सत्र यहाँ देहरादून में आयोजित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार आने से पहले जो जनता के साथ जो वादे किए थे, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, बेरोजगारी के क्षेत्र में, ये सारे मुद्दों को उनको सत्र में लेके आना चाहिए। और जो कांग्रेस पार्टी है, इसको प्रमुखता से जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, जिस प्रकार से उन्होंने पिछली बार 5 साल सिर्फ इन्होंने जुमले छोड़े थे कि हम 2 करोड़ बेरोजगार लोगों को रोजगार देंगे, काला धन वापस लेके आएंगे, और इसमें ऐसा कोई काम देखने को नहीं मिला है। कांग्रेस ने जो राज्य की जनता के साथ जो वादे किए थे, उन वादों के लिए हम सत्र में प्रमुखता के साथ जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे उनको लेकर आएंगे। एक से विधानसभा सत्र प्रारंभ होने जा रहा है, और हम सब जानते हैं कि कांग्रेस इस वक्त
खिसियाई बिल्ली की तरह खंबा नोचती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पूरी तरह से हताशा और निराशा से घिरी हुई है, क्योंकि जितनी शर्मनाक जीत उनकी चंपावत चुनाव में हुई है, अब उनका चेक इन मेट हो गया है और उन्हें भी पता चल गया है कि प्रदेश की जनता ने उन्हें पूरी तरह से नकार दिया है और अब अपनी खीज मिटाने के लिए कुछ ना कुछ नाटक करने की, पॉलिटिकल स्टंट करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी जरूर करेगी। विधानसभा सत्र की कार्यवाही 14 जून को सुबह 11 बजे शुरू हो जाएगी। ऐसे में विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष सरकार को घेरने का काम करेगा, क्योंकि इस बार विपक्ष पहले कार्यकाल में 11 विधायकों के मुकाबले 22 विधायकों के साथ सत्ता पक्ष के घेरने का मौका नहीं छोड़ेगी। साथ ही देखने वाली बात होगी बजट के माध्यम से प्रदेश सरकार आम जनता को कितनी राहत देने का काम करती है, ये देखने वाली बात होगी। के न्यूज इंडिया के लिए देहरादून से दानिश अली की रिपोर्ट। जी हाँ, तो उत्तराखंड में 5वीं विधानसभा का बजट सत्र 14 जून से शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि इस बार बजट से आम जनमानस को ज्यादा उम्मीदें इसलिए भी हैं क्योंकि आम जनता के सुझाव लेकर ही ये बजट जो है वो तैयार किया गया है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि ये जो बजट है ये घाटे का बजट होगा या फिर फायदे का बजट होगा आम जनता के लिए। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय भी करा देते हैं। हनी पाठक भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी है, पीसी थपलियाल जी यूकेडी जुड़ चुके हैं, उमा सिसोदिया जी आम आदमी पार्टी प्रवक्ता है हमारे साथ जुड़ चुकी है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपसे बजट को लेकर प्रतिक्रिया चाहूंगी, उसके बाद उस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। हनी पाठक जी। है बार बार सब जगह सुनने में भी आ रहा है, हमने वादे भी किए थे। हमने ये कहा था कि बजट जो भी हम लोग सत्र होगा उसमें जनता की राय के अनुसार ही बजट को तैयार किया जाएगा और उसको पेश किया जाएगा। बजट आने का इंतजार मैं भी कर रही हूँ। जो तारीख तय हुई है, तारीख के तहत देखा जाएगा कि उसमें बजट को सरकार क्या पेश करती है, क्या नहीं पेश करती। हाँ, उम्मीदें ये जरूर है कि जनता से किया हुआ वादा भारतीय जनता पार्टी हमेशा से निभाती आई है और इस बार भी सत्र में निभाएगी। वही बजट आएगा जो कि जनता के हित में होगा, जनता के चीजों को देखते हुए, जनता की मुश्किलों को, जनता की प्रॉब्लम को, जनता की समस्या को देखते हुए ही बजट सत्र में चीजें रखी जाएंगी। क्योंकि इनसे वादे किए गए थे और इनसे दूसरी चीज सुझाव भी जनता से पूछे गए थे। हमारे द्वारा सुझाव भी जनता से पूछे गए थे कि आप किस प्रकार से चाहते हैं कि हमारे उत्तराखंड में क्या चीज अच्छी होनी चाहिए, बजट में क्या आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए। उस दृष्टि पत्र में भी जो हम लोग के पास सुझाव आए हैं, जो ऐसे बजट के लिए सुझाव पूछे गए थे, ये सभी सुझावों को मद्देनजर रखते हुए सत्र में उस तरीके से प्रतिक्रिया दी जाएगी और सत्र में से निकलकर बातें आएंगी और वो पेश किए जाएंगे बिल जितने भी होंगे। ठीक है हनी पाठक जी, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। राजेंद्र चौधरी जी कांग्रेस प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है राजेंद्र जी। राजेंद्र जी, क्या कुछ प्रतिक्रिया है बजट को लेकर? सबसे पहले तो बजट को लेकर मैं बहुत सारी चीजें पूछना चाहूंगा राजेंद्र जी, लेकिन अभी फिलहाल मैं चाहूंगी कि कम शब्दों में प्रतिक्रिया दीजिए, उसके बाद उस पर विस्तार से बात की जाएगी। नहीं, मैं पूछना चाहूंगा कि बजट एलोकेशन में जो पिछली बार शेयरिंग थी, क्या उसे बढ़ाया जा रहा है? जी। फिस्कल डेफिसिट को आप कैसे कंट्रोल करने जा रहे हैं? जी। और जो हमारी जीएसडीपी है उसे हम किस तरह से, जो इस समय 14% रिवाइज्ड में है, उसे हम कैसे कंट्रोल करेंगे? जी। टोटल एक्सपेंडिचर जो है उसका एलोकेशन कैसे कर रहे हैं हम? क्योंकि हम हर डिपार्टमेंट में वी आर ऑन द लोअर साइड। हम पुलिस में हम नेशनल एवरेज से वी आर लोअर जी। रोड्स एंड ब्रिजेस में हम लो हैं। जो हमारा एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है उसमें हमारा एलोकेशन ऑफ द बजट है 6.7%, जो कि मार्जिनली हाई है 6.4 के मुकाबले 0.3%। हमारा हेल्थ का बजट जो है वो बहुत कम है और अभी कोरोना के बाद जो है इसमें एनहेंस होना चाहिए था। क्या प्रोविजन रख रही है गवर्नमेंट? अभी गवर्नमेंट ने कुछ डिस्क्लोज नहीं किया। एजुकेशन में हम क्या बढ़ाने जा रहे हैं? हेल्थ सेक्टर में हेल्थ एजुकेशन को, विल इट बी पार्ट ऑफ एजुकेशन और हेल्थ? ये बहुत सारी चीजें हैं। मैं हवाई बातों के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे मालूम है कि इन चीजों का कोई जवाब किसी के पास नहीं है। जी राजेंद्र जी, हनी पाठक जी इसका जवाब देना चाहती है, लेकिन हनी जी मैं उससे पहले और लोगों की भी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी, उसके बाद आपके पास आऊंगी। उमा जी, आपको क्या कुछ कहना है इस बजट को लेकर, क्योंकि बजट इस बार आम जनता के सुझावों से बनाया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है? देखिए, आम जनता वो नहीं जनता है जो बेचारे हर बार बड़ी उम्मीद के साथ सरकार की तरफ देखते हैं कि इस बार सरकार हमारे लिए कुछ अच्छा करेगी, गृहिणियों के लिए कुछ बेटर करेगी।
बहुत आम रूप से एक गृहिणी ये चाहती है कि उसको जो गैस का सिलेंडर जो आता है कम से कम सरकार उसको कम कर पाए, लेकिन बड़ी नाउम्मीदी के साथ मैं कहना चाहूंगी कि आज उत्तराखंड में 1 लाख करोड़ का हमारे ऊपर कर्जा हो चुका है। तो सबसे पहले तो घाटे का बजट सरकार ना पेश करे, सरकार बताए कि नए रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होंगे, और इस समय उत्तराखंड को नए रेवेन्यू सोर्सेज की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि धामी जी ने कहीं ना कहीं से शराब के ऊपर टैक्स बढ़ाने या दूसरी चीजों पर टैक्स बढ़ाना, इसके अलावा भी नए जो रेवेन्यू सोर्सेज हैं उनको जरूर जनरेट किया होगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि शिक्षा स्वास्थ्य के ऊपर उन्होंने बजट को ज्यादा पैसा उन चीजों के लिए रखा हो। जी बिल्कुल। पीसी तपलियाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीसी तपलियाल जी, आपको क्या कुछ कहना है इस बजट को लेकर, कितनी उम्मीदें हैं आपको इस बजट से? देखिए, महंगाई से पीड़ित जनता को कोई आशा नहीं है वर्तमान सरकार से, क्योंकि इनके पिछले 5 साल का जो इनका बजट आते रहे हैं और वो सब देखते रहे हैं। इस समय एक नौटंकी बढ़ती गई कि उन्होंने जनता से सुझाव लिए। वो जनता क्या सुझाव देगी जो सड़कों में मांग कर रही है? उपनल के कर्मचारी अलग चिल्ला रहे हैं, और बिजली में किस तरह से बढ़ोतरी करने जा रहे हैं, किस तरह से इनके हर दिन पेट्रोल और डीजल के भाव वेरी करते हैं, किस तरह से आज जीएसटी सबसे मिनिमम लेवल पे है, क्योंकि आपको मालूम है कि 2022 से खुद मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी के आगे घुटने टेक के बैठे हुए थे कि हम हमारी जीएसटी की भरपाई करो, और उसके बाद कोई जवाब नहीं आया कि वो भरपाई हुई कि नहीं। इन तमाम सवालों के बीच में जो बजट पेश किया जा रहा है वो केवल गुब्बारा है। एक गुब्बारा फुलाया जाएगा और उस गुब्बारे को फुलाने की इनकी आदत भी बन गई है। अब बच्चों की तरह जनता को खिलाएंगे कि देखिए हमने गुब्बारा फुला दिया, और बाद में गुब्बारा कभी भी फूटकर जमीन में गिर जाएगा। ये इनका बजट है, यही इनका इतिहास रहा है। इन पे कभी विश्वास करना बहुत कठिन हो गया है, जनता कढ़ा रही है। और ये केवल क्योंकि पहले बजट देखते थे हम, एक बार तय हो जाता तो निश्चित रूप से जनता निश्चित होती थी कि साल भर तक कोई वेरिएशन नहीं आएगा। यहाँ तो दिन प्रतिदिन वेरिएशन आ रहा है महंगाई में, कभी भी कुछ भी हो जा रहा है। इनका जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार केंद्र में आई है, सारी इकोनॉमी हमारी अस्थिर हो चुकी है, और वो अस्थिरता को आज खुद पूरा देश चिंतित है। और विश्व में जो हालत हमारे रुपए की हो रही है वो जग जाहिर है, और रुपया मेन चीज है किसी भी अर्थव्यवस्था के आधार के लिए। इसलिए कठिन परिस्थितियों से गुजरता ये समय हमारे लिए बहुत कठिन होगा, क्योंकि हमारे पास विजनरी लीडर नहीं है जो संसाधनों के माध्यम से इस राज्य में इनकम पैदा कर सके, जो अपनी बिजली को जो झूठ बोल रहे हैं कि हमने उत्तर प्रदेश से परिसंपत्तियां वापस ले ली है। उस झूठ में सबसे बड़ा झूठ देखिए आप टिहरी डैम में बार बार बोलता हूँ, टिहरी डैम की बिजली 26%। अभी ऊर्जा मंत्री आया और बोला हम विचार करेंगे तुम्हारे संविधान अधिकार को लौटाने की। जो 26% बिना बात का यूपी खा रहा है, क्या ये बोलेंगे इस बजट में कि हम 26% लेंगे उत्तर प्रदेश से? क्या ये जिससे अलकनंदा नहीं ले पा रहे, खुद योगी जी आ रहे हैं कि चाबी हैंडओवर हो रही है और आज दिन तक वो चाबी गायब हो चुकी है। इन तमाम सवालों के साथ कैसे विश्वास किया जाए सरकार पे कि ये सरकार इस राज्य को 1 इंच भी आगे बढ़ा पाएगी? ठीक है, राजन जी आपके पास आऊंगे। इससे पहले हनी पाठक जी, राजन जी के सवाल जो हैं वो वाजिब हैं, इनके क्या कुछ जवाब हैं आपके पास? सबसे पहले तो देखिए, ऐसा आपको लग रहा होगा शुक्ला जी, ऋषि जी, कि अगर शायद नाम गलत हुआ हो तो यशी, कि राजेंद्र चौधरी जी का सवाल सही है। मैं नहीं मानती उनका सवाल कहीं भी किसी भी हद तक सही है। प्रवक्ता होने की निशानी ये होता है ना कि भविष्यवाणी न की जाए और ये देखा जाए कि अगर प्रवक्ता है तो ज्योतिष मत बनिए, ज्योतिष है तो प्रवक्ता मत बनिए। क्योंकि देखिए एक प्रवक्ता की क्या निशानी होती है, जैसे आम आदमी पार्टी की हमारी बड़ी बहन यहाँ पे उमा सिसोदिया जी बैठी है, उन्होंने 2 पॉइंट रखा और ये कहा कि हम देखते हैं कि बजट सत्र में क्या नतीजा आएगा। और ये ज्योतिषाचार्य बन गए हैं, और ज्योतिषाचार्य बनने के बाद इन्होंने ये कह दिया कि ये चीज ऐसे जीडीपी हो गई, ये चीज वैसे हो गई, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। अगर इतनी भविष्यवाणी इनकी अच्छी है तो क्यों नहीं इन्होंने अपनी भविष्यवाणी में ये करके दिखा दिया कि पहले भी तो मेरे से एएनबी चैनल में कि किस चैनल में आकर बोले हैं कि हम चंपावत जीत कर दिखाएंगे। मुंह की कई जमानत जब्त हो गई। और जो दूसरी बात कह रहे हैं कि कुछ भी उत्तराखंड में न सड़कों का है, न इसका है, न उसका है, इनकी जानकारी के लिए मैं आपको मुझे 5 मिनट करीब चाहिए शुक्ला जी मुझे बताने के लिए। भाजपा की डबल इंजन की सरकार के तहत ना हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी मिली स्टील गार्डर पुल जो तैयार हुआ है ना, वो भारतीय जनता, अभी उंगली नीचे कर लीजिए, मैं पूरा जवाब आपका दूंगी, आप पूरा उठाइएगा चौधरी जी जवाब के लिए बात को।
स्टील गार्डर जो पुल बनकर तैयार हुआ है ना, वो भारतीय जनता पार्टी के तहत ही तैयार हुआ है। कर्णप्रयाग तक जो रेलवे लाइन प्रोजेक्ट चल रहा है ना, जरा कभी ना घर से निकलकर बाहर जाइए और रुद्रप्रयाग के साइड जाकर देखकर आइए। मैं अभी तारी देवी गई थी और वहां देखा मैंने, इतने जोर शोर तरीके से, मैं एक प्रवक्ता होने के नाते नहीं, एक आम आदमी पार्टी, एक आम व्यक्ति, एक आम आदमी होने के नाते आपको बता रही हूँ, रेलवे का काम इतना जोर शोर से चल रहा है। जरा जाके उन पहाड़ी व्यक्तियों से पूछिए जिनको कर्णप्रयाग और यहाँ तक आने में आवाजाही में हाँ जी, कोई शायद संपर्क नहीं हो पा रहा उनसे। राजेंद्र जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। हाँ जी, मैं कहूं? जी जी, मेरा कहना ये है जी, ये जब हम बजट पर डिस्कस करते हैं जी, तो इट शुड नॉट बी अ पॉलिटिकल डिस्कशन। नंबर 1 बिल्कुल पॉलिटिकल डिस्कशन है। आप अगर बोले मिस्टर चौधरी कि ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ, और मैं शांति से बैठकर यहाँ पर मान के चलूं, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। आपने कहा कि बजट में ये चीज आएगी, नहीं आ रही है, ये चीज ऐसे हो गई है, नहीं हो गई है। क्यों ज्योतिषाचार्य बन रहे हैं आप? ये बताइए ना, क्यों ज्योतिषाचार्य बन रहे हैं? एम्स की सौगात भी नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ मंच से देकर गए हैं यहाँ पर। और जो ये किताब, ये शिक्षा के क्षेत्र की बात कर रहे हैं शुक्ला जी, जरा इनको ये बताइए कि विद्यार्थियों को मुफ्त किताब उपलब्ध कराने के लिए 21.56 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। ये इसी तरीके से नहीं किए, हवाई बातें नहीं करते हैं। घोषणा मंत्री का टैग लगा हुआ था आपके कांग्रेस के महान शीर्ष नेता जो है उनके ऊपर। जरा आप इतिहास खंगालिए और इतिहास खंगाल कर देखिए। 6.69 लाख छात्र छात्राओं तक सीधे पहुंचेगी किताब की धनराशि। ये किसने किया? हमारी भारतीय जनता पार्टी की। डिपार्टमेंट ऑफ बजट ने अभी कहा था कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम करिए भारतीय जनता पार्टी, रोड के क्षेत्र में क्या काम। आप डिबेट को रिवर्स करिए और रिवर्स करके इनको दिखाइए कि इन्होंने ये चीजों का सवाल मुझसे किया था कि नहीं किया था। अभी तो बजट सत्र पेश भी नहीं हुआ है और मैंने इनको अब तक भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या करके दिखाया वो बता दिया है इनको। और किताब खरीदने के लिए प्राथमिक स्कूल के छात्र छात्राओं को 250 एवं जूनियर स्कूली छात्र छात्राओं को 400 रुपए मिलेंगे। अभी बजट सत्र आया नहीं है ज्योतिषाचार्य राजेंद्र चौधरी जी, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने ये कार्य कर चुका है। और प्रकाश थपलियाल भाई साहब सुन लीजिए, आनी जी, राजेंद्र जी को भी सुन लीजिए। मुख्य विपक्ष की भूमिका में उन्हें बोलने का मौका भी तो दीजिए आप, राजेंद्र जी। मैं 2 मिनट कुछ कहना चाहता हूँ। जी जी, हानि जी सुन लीजिए, 2 मिनट सुन लीजिए, शांति से सुन लीजिए। बोले तो वो बात बोले जो ज्योतिष विद्या से कनेक्शन न रखती हो, धरातल की बात करें। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ने 2 शब्द में बात बोला, मैं उनकी बात का कहीं खंडन नहीं कर रही। बजट 2021-22 यही मैं कहना चाहता हूँ जी। उत्तराखंड का जो बजट है, टोटल बजट जी, वो 57,400 करोड़ का है 2021-2022 जी। उसमें 37% ऑफ द बजट वो कहाँ जा रहा है? सैलरीज, पेंशंस में। 14% कहाँ जा रहा है? सोशल पेंशंस में। हम वृद्धावस्था पेंशन दे रहे हैं, महिलाओं को दे रहे हैं, हम और चीजों में दे रहे हैं। और 14% जा रहा है इंटरेस्ट पेइंग में, जो हमारा जो है पिछला जो राज्य सरकार की देनदारियां हैं उनके इंटरेस्ट। अब इन्हें मैडम को पता तो है नहीं, आपसे ज्यादा जानकारी बताना चाहूंगा मैडम कि उत्तराखंड फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट 2005 क्या कहता है? वो एफआरबीएम कहता है कि रेगुलरली डिक्रीज द लायबिलिटीज एंड रेवेन्यू डिफिसिट एंड फिजिकल डिफिसिट। उस पे आपने क्या काम किया? ये तो भला हो कि कोरोना काल की वजह से केंद्र सरकार ने 5 साल का रोड मैप बनाया 2021 से 2026 तक का। उसमें उन्होंने कहा है कि 3% फिस्कल डेफिसिट जो है उसको हम इट विल बी एडजस्टेबल। वो कितना हमारा 2021-22 में 4% है। और हमारा जो 57,400 करोड़ है उसमें स्टेट ओन टैक्स कितना है? 12,754 करोड़। तो हमारे पास खर्च करने के लिए कितना पैसा है? 12,754 करोड़। और आबादी है बहुत बड़ी। उसमें से मेरा ऐसा मानना है कि हमें अभी जो हमारा पुलिस का बजट है वो हमें बढ़ाना होगा। हमें एजुकेशन का जो बजट है वो बढ़ाना होगा।
हमें जो अटल अमृत योजना जिसमें पिछले साल सिर्फ 600 करोड़ थे, उससे जिससे पानी लोगों को मिलेगा वो हमें बढ़ाना पड़ेगा। हमें अर्बन हेल्थ का जो बजट जो पिछले साल 792 करोड़ था वो 1000 के पार ले जाना पड़ेगा। ठीक है राजन जी, वापस आऊंगी मैं आपके पास। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और हम लगातार बात कर रहे हैं बजट सत्र की, जिसमें आम जनता के सुझाव सम्मिलित किए हैं सरकार ने, तो वहीं विपक्ष घेरने की पूरी तैयारी कर रहा है। रुकें छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रधानमंत्री जी ने भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का विशाल लक्ष्य रखा है और उसे साकार करने के लिए मुख्यमंत्री योगी जी ने उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है। तभी तो यूपी इन्वेस्टर्स समिट 2018 ले आया 4.68 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव और उसके बाद उनको जमीन पर उतारा भी। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का पहला चरण ले आया 60,000 करोड़ के 81 प्रोजेक्ट्स। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का दूसरा चरण लाया 64,000 करोड़ के 250 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स। अब तक 3 लाख करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट्स क्रियान्वित हो चुके हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 8 वर्ष पूरे होने पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की गरिमामयी उपस्थिति में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के तीसरे चरण में उतर चुके हैं। उत्तर प्रदेश की धरती पर 80,224 करोड़ के 1400 प्रोजेक्ट्स। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3 नए भारत का नया उत्तर प्रदेश इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक हो। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं पूरी तैयारी बजट की बारे। उत्तराखंड में विधानसभा सत्र की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 14 जून से 20 जून तक विधानसभा का बजट सत्र चलेगा। पहले विधानसभा सत्र गैंडसैड में कराने की बात की जा रही थी, लेकिन अब यह बजट सत्र देहरादून में ही आयोजित किया जा रहा है। विधानसभा सत्र को लेकर शासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और विधानसभा सत्र में प्रदेश सरकार बजट पेश करेगी। और इस बार बजट से काफी उम्मीदें लगाई गई हैं, क्योंकि प्रदेश सरकार की ओर से बजट को लेकर आम जनता की राय मांगी गई थी। वही विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष भी सत्ता पक्ष को बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दों को लेकर घेरने का काम करेगा। हम इसी पर चर्चा लगातार कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं और नरेंद्र शेट्टी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नरेंद्र शेट्टी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में। थैंक यू। नरेंद्र जी, आपसे सवाल है, बजट को लेकर क्या उम्मीदें हैं आपकी? अगर आम जनता के हिसाब से देखा जाए तो इस बजट से आपको क्या उम्मीदें हैं? क्योंकि आम जनता इस बार ज्यादा उम्मीद लगा रही है, क्योंकि उनसे सलाह ली गई है, उनसे सुझाव लिए गए हैं। यशी, देखिए, बजट जो है, बजट में क्या होता है कि हर सरकार अपनी बजट की उपलब्धि गिनाने के लिए और अपने बजट को बहुत अच्छा बताने के लिए सब तरीके के बजट के अभिभाषण होते हैं और सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं, हाइलाइट्स होती हैं बजट की। लेकिन मेरा जो सोचना है, जो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में मेरा जो सोचना है वो ये है कि आप सरकार अगर एक दल भेजे पहाड़ी दुर्गम क्षेत्रों में, तो उनको पता चलेगा कि पहाड़ में शिक्षा की क्या व्यवस्था है। बुरी तरह चरमराई हुई है शिक्षा की व्यवस्था, बुरी तरह चरमराई हुई है शिक्षा की व्यवस्था। एक बच्चे को जो 7-8 साल का बच्चा होता है, उस बच्चे को करीब 12-10-8 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता है। जी।
और वो स्थिति ऐसी होती है कि बच्चे को मतलब ये नहीं मालूम रहता थक हार के कि आगे उसने अपने घर पे होमवर्क करना है, क्या करना है। जी। तो सरकार को ये चाहिए कि सरकार पहाड़ी क्षेत्रों के लिए जो शिक्षा की व्यवस्था है पहले तो उस पर फोकस करे। कनेक्टिविटी सबसे जरूरी है। ऑनलाइन के इस जमाने में जिस समय सब ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो पहाड़ में कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। हमारे सांसद अनिल बलूनी जी ने कहा था कि मोहंड में टावर लगेंगे। आज अगर मोहंड में कोई दुर्घटना हो जाती है तो वो बंदा जो दुर्घटनाग्रस्त वाहन वाला दूसरे वाहन का सहारा लेके जाता है और फिर दूसरा वाहन लेके आता है, तब जाके वहां से वो अपना वाहन निकालता है जी। और हम लोग बात करते हैं 21वीं सदी की। हम पहाड़ में अभी अगर शिक्षा के स्तर को ही ऊपर तक नहीं लेके जा सके तो ये खाद्यान्न और बाकी बातें तो सब दूर की हैं। दो मुख्य बातें हैं, शिक्षा और परिवहन व्यवस्था। मोबिलिटी नहीं बढ़ेगी जब तक तो बच्चा शिक्षा नहीं पा सकेगा। और जब मोबिलिटी भी ऐसी नहीं कि सड़क बन गई और मोबिलिटी हो गई, आपको सेफ जर्नी। आज परसों बस गिरी है जिसमें 22 यात्रियों की मौत हुई है, और अगर हम सुरक्षित यात्रा और सुरक्षित परिवहन हम नहीं प्रदान कर सकते तो ये भी हमारे बजट में बहुत इमरजेंसी के तौर पर उसको लिया जाना चाहिए, जिससे कि हम प्रदेश के जो विकास की बात करते हैं तो प्रदेश के विकास को लेकर हम लोग उसका एक सुगम पथ बना सकें, जिससे जो शिक्षा में जो बाधा है, हम यहां बैठ के बहुत बड़ी बातें कर लेते हैं, हम चाहे रुद्रपुर में करें, हरिद्वार में करें, देहरादून में करें, लेकिन किसी ने जाके पाबों में, पौड़ी में, टिहरी में, घनसाली में और रुद्रप्रयाग में इन जगहों पर देखा कि शिक्षा की क्या व्यवस्था है। तो उन जगहों की शिक्षा की व्यवस्था सुधारने के लिए भी बजट में सर्वोच्च प्रावधान होना चाहिए, जिससे कि जब उत्तराखंड शिक्षित होगा तो स्वतः ही यहाँ पे बेरोजगारी भी दूर होगी और एक खुशी की लहर दौड़ेगी। जी यशी। बिल्कुल। राजेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राजेंद्र जी। यशी, मैं एक पॉजिटिव बात कहूंगा जी। इस समय 2017 में भाजपा की सरकार आई जी, तो उत्तराखंड राज्य पे 44,796 करोड़ रुपए लोन था जी। आज 2022 31 मार्च में वो बढ़ के हो गया 89,870, जस्ट डबल जी। मेरा कहना यह है कि उत्तराखंड पे कर्ज बढ़ गया जी, लोगों को सुविधाएं नहीं बढ़ी। अभी जो मेरी बहन कह रही थी कि वहां सड़क बन गई, वहां रेल बन गई, वो प्रोजेक्ट्स अलग है। मेरा मानना यह है कि उत्तराखंड राज्य का जो सर्वांगीण विकास होगा वो उस दिन होगा जब यहाँ जीडीपी बढ़ेगी, जब यहाँ बच्चों को, जैसे अभी हमारे एक्सपर्ट शिक्षा के साधन होंगे। उसका एक कारण है जी। अगर राज्य में स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनते हैं तो वो सुविधा तो देते ही हैं, वो राज्य के एसेट्स भी होते हैं जी। और एसेट बढ़ाने के लिए प्रत्येक राज्य कृत संकल्परत है जी। उसी से हमारी स्ट्रेंथ जो है, इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ, वो काउंट होगी। हम हवाई बातें करने से कोई लाभ नहीं है। ठीक है राजन जी वापस आती हूँ मैं। हनी जी इसका जवाब देना चाहती है। हनी जी उमा जी की भी बात सुन लेते हैं। उमा जी, ये जवाब देना कि ये कर्ज दुगना क्यों हो गया। जी जी उमा जी। बहुत देर से यशी जी एक तो इनको समझाइए। हनी जी बस 1 मिनट दीजिए, मुझे आ रही हूँ आपके पास, बस 1 मिनट। उमा जी देखिए, हम लोग बहुत देर से इस बारे में बात कर रहे हैं कि हमारे ऊपर इतना कर्ज था और अब इतना हो चुका है, शिक्षा बढ़ा रहे, स्वास्थ्य बढ़ा रहे। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो उत्तराखंड के साथ मतलब इक्वल टू उत्तराखंड हो गई है। मतलब उत्तराखंड है तो एकदम दिमाग में उस तरह की तस्वीर आती है कि ये बदहाली की स्थिति हमारे यहाँ है। लेकिन हम में से कोई भी इस पे वो सुझाव नहीं दे पा रहा कि जिसको जो हनी जी हैं वो मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं और मुख्यमंत्री जी उस पर कुछ समय रहते उस पर कुछ कार्यवाही कर सकें। मैं समझती हूँ कि उत्तराखंड में पर्यटन एक बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा विस्तार से यहाँ पर पर्यटन विकसित हो सकता है। 4 धाम यात्रा यहाँ पर चलती है, कांवड़ यात्राएं यहाँ पर चलती हैं। तो कहीं ना कहीं आज हमारी सरकार को ये जरूरत हो चुकी है कि हम एक मंत्रालय अलग से बनाएं जिसमें कि ये पर्यटन मतलब पर्यटन डिपार्टमेंट से वो अलग हो, एक मंत्रालय अलग से बनाए, अलग से उसका पूरा डिपार्टमेंट होना चाहिए। और ये 4 धाम यात्रा और कांवड़ यात्रा को हम लोग विश्व में एक अलग मुकाम तक लेकर जाए। लाखों लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बड़ा रिसोर्स हो सकता है हमारे सामने रेवेन्यू का। अगर हम इसको रेवेन्यू से थोड़ा सा जनरेट कर पाए, यात्रियों को भी सुविधाएं मिलेगी, उत्तराखंड के लिए भी रेवेन्यू आएगा और कुछ समय के लिए उत्तराखंड के जो मैक्सिमम युवा है उनको भी एक नौकरी मिल सकती है। तो मैं समझती हूँ हनी जी इस सुझाव को भी आप
धामी जी के सामने कैबिनेट में जरूर एक बार उनको बताइएगा, क्योंकि सिर्फ बातें करते रहना कि ये कमियां हैं, ये कमियां हैं, ये कमियां हैं, ठीक है, विपक्ष का काम है कमियां गिनाना, लेकिन कहीं ना कहीं सुझाव देना भी हमारा एक काम है। तो मैं समझती हूँ कि इस सुझाव पर भी गौर किया जा सकता है। जी हानि जी। मैं चौधरी जी की बात का एक एक करके जवाब दूंगी। उससे पहले मैं अपने नरेंद्र सेठी जी की बात का जवाब देती हूँ, जो इन्होंने ये कहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में स्कूलों की अव्यवस्थाएं हैं, ये है वो है। मैंने इनकी सारी बातों को सुना, तो ये जो कह रहे हैं कि इसको पहाड़ी क्षेत्रों में जाकर देखना चाहिए सभी मंत्री और विभागों को, मैं इनकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ कि मंत्री इसलिए जनता ने बनाया होता है कि चेयर पे बैठ के सफेद हाथी न बन के पहाड़ी क्षेत्रों में देखे। देहरादून में तो पूरी तरह से विकास हो रखा है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में पहाड़ की समस्याओं को देखे और देखते हुए बहुत सुचारू रूप से कार्य हो तो अच्छा रहे। तो सेठी जी, एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, पहाड़ के ही क्षेत्र में काफी अच्छे अच्छे स्कूलों को अभी अवार्ड दिया गया है और वहां के शिक्षक को भी सम्मानित किया गया था, क्योंकि उन्होंने स्कूल की बेहतर शिक्षा दी थी। और 12वीं और 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं को आप रिजल्ट देखे तो पहाड़ी क्षेत्र हानि जी, ये अवार्ड दे कौन रहा है? वैसे मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या कह रही है? ये अवार्ड दे कौन रहा है? हमारे सरकार दे रही है जी, सरकार ही देगी, क्योंकि सरकार ही देगी। देखिए यशी जी, सरकार ही देती है। अगर सरकार कांग्रेस के कार्यकाल में इस तरह की सुझाव अच्छे कार्य होंगे तो कांग्रेस की सरकार देगी, भाजपा में होंगे तो मुख्यमंत्री देंगे, मुख्यमंत्री अवार्ड देते हैं और मुख्यमंत्री ही देंगे या शिक्षा मंत्री देंगे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, एक मिनट सेठी जी, मैं चौधरी की बात का जवाब दे स्कूल मैं ये कह रहा था, बताइए दोगुना कैसे हो गया? चौधरी जी एक मिनट हनी जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ स्कूल आपने कहा ठीक है, अच्छी बात है स्कूल की, वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, स्कूल अपने अच्छे बना दिए मान गए। मैं कनेक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, जो 10 साल के बच्चे को। अभी आपने मेरी बात बीच में काट दी सेठी जी, मैं आपकी बात पे ही आ रही थी कि कनेक्टिविटी वाकई बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि दुर्गम क्षेत्र में जब हम लोग अपने बच्चों को 1 किलोमीटर बस के रास्ते नहीं छोड़ के आ पाते कि धूप हो रही है, तेज परेशानी हो रही है, तो वो बच्चे बेचारे बोझ बैग का लेके कैसे चल के आ पाएंगे। मैं अपने बच्चे की तरफ से उनको भी देखते हुए कहती हूँ, और मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ और कोशिश यही करूंगी कि 14 तारीख से पहले मुख्यमंत्री जी तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से मैं जाकर ये बात रखी आऊँ कि कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दिया जाए। और उमा जी ने जो सुझाव दिए पर्यटन को लेके, तो उमा जी मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, अभी परसों मैंने प्रेमचंद अग्रवाल जी से भी इस बात को रखा था कि पर्यटन के लिए थोड़ा सा बातें करें और बात करके उसको निकालने का प्रयास करें कि जो समस्याएं हो रही हैं। अब मैं चौधरी जी की, क्योंकि लंबी बातों का जवाब है तो उनकी बातों का मैं जवाब देती हूँ। चौधरी जी ने जो बातें कही कि ये ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, मुझे बस एक चीज का जवाब ये देंगे जब मैं बोल चुकी होंगी तब। जो ये कह रहे कर्जा इतना सारा उत्तराखंड सरकार पर आ गया, स्कूल एकदम बेकार बदहवाल स्थिति में है, हॉस्पिटल बहुत बुरी स्थिति में है। यशी जी, सिर्फ एक सवाल का मुझे जवाब दे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम लोगों ने बहुत अच्छा काम करके इनको दिखा दिया और बहुत बड़ा आईना हम लोगों ने पेश कर दिया, ये एग्जाम्पल सेट कर दिया है। इससे पहले जो 7 साल पहले का वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ बैठे, यूकेडी के प्रवक्ता बैठे हैं, इनको ज्यादा जानकारी होगी, मुझसे ज्यादा जानकारी होगी। 7 साल 6 साल पहले देखा जाए तो उत्तराखंड में स्कूल ऐसे चमकते थे, हॉस्पिटल ऐसे अच्छे थे। हमारी सरकार आई और आते ही क्या करती, पूरे स्कूल को तहस नहस कर दी और तोड़ दी और अस्पताल प्रशासन की पूरी व्यवस्थाओं को तहस नहस कर दी और अस्पताल की प्रक्रियाओं को पूरी बेकार कर दी, क्योंकि हमारी सरकार फावड़ा और छेनी हथौड़ी लेकर चलती है और जो ये अच्छी अच्छी चीजें करके रखते हैं उसको तोड़ देती है। लेकिन ये मीडिया जो देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है, ये इस चीज को नहीं दिखाता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही सभी स्कूलों को तोड़ दी और सभी अस्पतालों की व्यवस्था को तोड़ दी। जो इन्होंने इतने अच्छी व्यवस्था करके रखी थी उसको खराब करके रख दिया, क्योंकि हम लोग फावड़ा छेनी हथौड़ी लेके चलते हैं। दूसरी बात चौधरी जी की मैं अब आती हूँ इनकी दूसरी बात पर, जो ये कहते हैं कि हमने ऐसा नहीं किया, हमारी सरकार ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, 2-4 चीजें गिना के रखते हैं। और ये कर्जा जो है उत्तराखंड पर, ये पिछले 7 साल से ही है। इससे पहले तो उत्तराखंड कर्ज मुक्त था, क्योंकि विपक्ष में जब हम थे, देखिए बीच में जरूर बोलेंगे, एक वरिष्ठ प्रवक्ता होने का तरीका ये नहीं दिखाएंगे। और मैं इनसे जूनियर होके जानती हूँ कि डिबेट की गरिमा क्या होती है, कि बीच में इंटरप्ट नहीं किया जाता है। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहूंगी इनसे कि जो ये कह रहे हैं कि इस कहाँ पे थी मैं, अगर दिमाग से निकल गया मेरे बीच में इनके बोलने के कारण। हाँ, कि जो स्कूलों की व्यवस्था को इसको कर्ज पे थी मैं। साथ जब हम लोग विपक्ष में थे ना यशी जी, हम लोग भी ये बात करते थे कि उत्तराखंड बहुत कर्जदारी हो गया है, उत्तराखंड को बहुत सत्यानाश हो रहा है।
सरकार जवाब दो, कांग्रेस सरकार जवाब दो। हम लोगों ने बहुत पुतला दहन किया, मैं भी गई हूँ पुतला दहन करने घंटाघर चौराहे पे गांधी पार्क के पास, मैं बहुत पुतला दहन करने गई हूँ। मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ, तब कर्ज मुक्त कैसे नहीं हुआ उत्तराखंड, अब कैसे कर्जे में भर गया? क्या ऐसा आपने निपुण कार्य करके रखा था जिसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी आते ही बदहवाल करती व्यवस्था? हनी जी, इसीलिए कहा जाता है कि उत्तराखंड जो है ना वो इस वक्त गर्क में है, क्योंकि एक तरफ रुक जाइए हनी जी, अभी रुक जाइए आप जिस तरीके से कह रही ना, मेरी बात सुनिए हनी जी, रुक जाइए, मुझे बात कर लेने दीजिए। मुझे दूसरी डिबेट में भी जाना है। जी जी, हाँ, हम लोग तो बेले रहते हैं, हम लोगों को एक ही डिबेट में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन है और इनको ही 10 डिबेट में जाना है, हम लोग बेले पर्सन है यहाँ पर। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, उमा जी की बात पर मैं आती हूँ और थपलियाल जी की बात पे मैं आती हूँ। अस्पताल की जो व्यवस्था कह रहे हैं, मेरे पड़ोस में अभी राकेश शर्मा जी नाम के शख्स हैं, उनकी मदर का कूल्हा टूट गया, उनको हॉस्पिटलाइज कराने मैं कोरोनेशन हॉस्पिटल गई थी यशी जी। और मैं थोड़ा धरातल की बात ज्यादा करती हूँ, मेरा नेचर बहुत अलग है। वहां पे मैंने कोरोनेशन की जो स्थिति है, अगर वरिष्ठ पत्रकार मेरी बात से सहमत हो और न सहमत हो तो तुरंत मेरी बात को काट दे। कोरोनेशन और दून अस्पताल की जो व्यवस्था है ना यशी जी, अब पहले से इतनी ज्यादा बेहतर हो गई। कोरोनेशन में वो हाल हो गए हैं कि जो संजीवनी हॉस्पिटल में जब मेरी भाभी एडमिट थी वहां गंदगी थी, लेकिन कोरोनेशन में कहीं भी गंदगी मात्र चीज वहां पे दिखाई नहीं दी थी। हाँ, पहाड़ की जहां तक व्यवस्था है, पहाड़ में कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, थोड़ी अस्पतालों की समस्या आ रही है, डॉक्टर्स की समस्या आ रही है, जिससे मैं हर चैनल में कह रही हूँ कि गलतियां, कुछ कमियां हैं, लेकिन उस कमियां को दूर करना ही सरकार का प्रयास है, क्योंकि सरकार को चुनती ही जनता इसलिए है कि हमारी कमियों को आप दूर करिए, तभी सरकार को बैठ के हम लोग चेयर पे आज बैठ के बड़े बड़ी बातें बोलते हैं। लेकिन हाँ, मैं हाथ जोड़कर सबसे ये अभिवादन करती हूँ इनके सुझावों का और पूरा भरोसा दिलाती हूँ कि जहां तक हो सकेगा मैं 14 तारीख से पहले ये बात को जहां भी हो सकेगा रख के आऊंगी, क्योंकि ये समस्या अब राजेंद्र जी को भी सुन लीजिए। संजीदा समस्या। राजेंद्र जी, यशी, मेरा पॉइंट है जी कि हमारा करते रहिए, उत्तराखंड राज्य की पिछले 5 वर्षों में आय नहीं बढ़ी, इनकम नहीं बढ़ी, स्टेट जनरेटेड जो हमारा रेवेन्यू है वो नहीं बढ़ा, हमारा कर्ज बढ़ गया। अब सवाल क्या उठता है कि जब हमारा कर्ज बढ़ेगा तो हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी, हमारा इंटरेस्ट पेमेंट ज्यादा हो जाएगा, उसकी परिणति क्या होगी कि लोगों पे टैक्स बढ़ेगा। अभी 1 साल में ही दूसरी बार बिजली की दरें बढ़ाई जा रही, हमारे ऊपर जो है 10% जो है वो रोड टैक्स हो गया, हाउस टैक्स बढ़ गया। ये मेरा कहना ये है, बजट में कमियां रहती हैं, ऐसी कोई सरकार नहीं है जिसने बजट 100% किया हो। मेरा मानना ऐसा है, कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो हमारी प्रेफरेंस में होने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, स्टेट में हमने बहुत बड़ा इन्वेस्टर्स हब जो है आयोजित किया और इन्वेस्टमेंट 0 हो गया। हमारे राज्य सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए कि हमारे यहाँ उद्योग जनरेट हो। अगर उद्योग जनरेट होगा तो रेवेन्यू जनरेट होगा, अगर रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा तो उस रेवेन्यू का भार, उस कर्ज का भार आम जनता पे पड़ जाएगा। फिर हमारे यहाँ एजुकेशन में भी कटौती होगी, नरेंद्र जी आती हूं आपके पास, होगी, रोड्स एंड ब्रिजेस में भी कटौती होगी। मेरा कहना, जो मेरी छोटी बहन है समझी नहीं है, मेरा कहना यह है कि जब राज्य समझ की कमी है मेरे पास, किसी की भी सरकार हो, सरकार भाजपा से मेरा कतई संपर्क, सुनिए दोस्तों की आप भी कम नहीं है, चुप मेरा कहना यह है अगर राज्य पर कर्ज बढ़ेगा तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी। लायबिलिटी मिनिमाइज करने के लिए गवर्नमेंट को काम करना होता है, और जो गवर्नमेंट लायबिलिटी को मिनिमाइज करती है, टैक्स जनता पे कम थोपती है, लोगों को सुविधाएं ज्यादा देती है, वो अच्छी और सफल सरकार कही जाती है। ठीक है राजेंद्र जी, नरेंद्र जी कुछ कहना चाहता है। नरेंद्र जी। राजेंद्र जी, मैं बहुत निष्पक्षता के साथ सिर्फ आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। राजेंद्र जी, आप बहुत ही गूढ़ और बहुत पुराने राजनीतिज्ञ हैं, क्या मुझे सिर्फ आप 22 साल में ये बता सकते हैं कि 10 साल कांग्रेस की सरकार रही और पिछले समय से लगातार उतने ही समय से और कुछ अधिक समय से भाजपा की सरकार रही, मुझे सिर्फ कांग्रेस की 2 खूबियां बता दीजिए और भाजपा की 2 खूबियां बता दीजिए जो इन्होंने करी हो। कांग्रेस की 2 खूबी बताऊं मैं आपको? सिर्फ 2, और भाजपा की भी 2 खूबियां भाजपा की बता दीजिए। सिंह साहब, मैं आपको 10 खूबियां बता दूंगा। ना, सिर्फ 2 खूबियां भाजपा की बता दीजिए, 2 खूबियां कांग्रेस की बता दीजिए। भाजपा की पहली खूबी है डिवाइड एंड रूल, जो ब्रिटिशर्स की थी।
और कांग्रेस की पहली खूबी है कि पहले कांग्रेस के मुख्यमंत्री माननीय नारायण दत्त तिवारी जी का टारगेट था 10,000 करोड़ और उन्होंने उस पे किताब लिखी 10,000 करोड़। और जब 6 महीने में इन्वेस्टमेंट 20,000 को क्रॉस कर गया तो उन्हें 40,000 करोड़। मिस्टर सिंह, डोंट ट्राई टू इंटरप्ट मी बिकॉज आई एम ऑन फैक्ट्स। राजेंद्र जी, अब सुन भी लीजिए, आपको सुनना भी पड़ेगा, आप सिर्फ ऐसे नहीं कर सकते ना जिस तरीके से ये बिहेवियर बिल्कुल भी आउटगोइंग शुरू रहती है। कांग्रेस इस राज्य में इन्वेस्टमेंट लेके आई, नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस ने इस राज्य के युवाओं के लिए 70% रोजगार के लिए नियम बनाया। नंबर 3, कांग्रेस ने इस राज्य में पर कैपिटा इनकम बढ़ाई। नंबर 4, जी राजेंद्र जी रुक जाइए, आप रुक जाइए, आपसे तो 2 खूबियां पूछी थी। राजेंद्र जी रुक जाइए, आप सुन लीजिए, राजेंद्र जी सुन लीजिए। इंडस्ट्रियल हब बनाया, जी नरेंद्र जी। और सुनिए सिंह साहब, मैं भाजपा की भी, अरे राजेंद्र जी रुक जाइए भाई, रुक जाइए। यशी मैं एक 30 सेकंड में कंक्लूड करूंगा। पिछली सरकार में जो कृषि मंत्री थे उन्होंने हॉर्टिकल्चर में और ऑर्गेनिक फार्मिंग में शानदार काम किया, इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ। ठीक है नरेंद्र जी। देखिए यशी जी इन्होंने बताया, कांग्रेस की एक खूबी बताई, डिवाइड एंड रूल जी, ठीक। और भाजपा की एक खूबी बताई, डिवाइड एंड रूल, और अपनी बताई कि हमने इस राज्य का समग्र विकास किया। भाजपा डिवाइड एंड रूल में 32 से 57 पे पहुंच गई, ठीक है जी। ये खूबी कांग्रेस की बताई। इनके कार्यकाल में, कांग्रेस के कार्यकाल में मैं पूछ रहा हूं, आप डिवाइड एंड रूल में कहां पे चले गए? इसका मतलब आपके जो नेता थे, आपके विधायक थे, आपके मंत्री जो थे, वो इतने समर्पित नहीं थे अपने दल के प्रति। आप प्रलोभन में आ गए, आप चले गए उठ के। देखिए इन्वेस्टर्स मीट की जहां तक बात कर रहे हैं आप, मतलब ये ठीकरा फोड़ना, यदि आपने प्रदेश के विकास में कोई योगदान ही नहीं देना और ये कहना ही नहीं है कि भाजपा ने क्या अच्छा काम किया और क्या बुरा किया, तो इसका तो फिर कोई औचित्य नहीं है। फिर आप बजट में सुझाव देने का कोई औचित्य नहीं बनता। अगर आपको सकारात्मक रूप से राजनीति करते हुए ये बताना है कि ये अच्छे काम भारतीय जनता पार्टी के हैं और ये कांग्रेस के हैं, तब मुझे समझ आएगा कि आप उत्तराखंड के विकास की बात कर रहे हैं। मैं इंटरफेयर नहीं कर रहा हूं आपको, आपने सीधा कह दिया कि इनकी पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल। आप डिवाइड एंड रूल में, इसका मतलब आप दृढ़ संकल्प नहीं थे अपने साथ, आप वफादार नहीं थे, कांग्रेसी वफादार नहीं थे। उनका कांग्रेसी जो थे, ये डिबेट तो डिबेट नहीं हो रही है, गाय तो बेकार समय बर्बाद हो रहा है। थपलियाल जी, बजट जी मैं समय आप चाह रही हूँ, रुक जाइए आनी जी, थपलियाल जी कुछ कह रहे हैं, थपलियाल जी कुछ कहना चाहते हैं। थपलियाल जी जी नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि कांग्रेस जो है वही जिम्मेदार है जिसने ये कर्ज को हमारे सिर पे चढ़ाना शुरू किया। मैं साक्षी हूं कि जब माननीय तिवारी जी हमारे मुख्यमंत्री बने तो इनके बहुत अच्छे टर्म थे हमारे केंद्र में। अटल बिहारी जी भी उनको बहुत रिस्पेक्ट करते थे और मनमोहन सिंह जी भी, और उन्होंने खुलकर इनको कर्ज दिया। ये कर्ज के बोरे बोरे लाए हमारे यहाँ पे और पटका इन्होंने जमीन में और 20-20 OSD रखे और उन्होंने चील कौवे की तरह उसको खा गए। अब मैंने अपनी आंखों से देखा 20 OSD तिवारी जी के। अब उसमें मैं बता रहा हूं कि इंडस्ट्रियल पैकेज, अटल जी ने इंडस्ट्रियल पैकेज दिया, कांग्रेस ने खत्म किया इंडस्ट्रियल पैकेज इसी हरीश रावत के टेन्यूर में। हमारे पीठ में छोटा भोका बनता है कि हम बहुत बड़े मुख्यमंत्री हैं। मतलब इन लोगों ने हम पे बहुत बड़ा, वो तो आज अगर हम चल रहे हैं तो मोदी जी की मेहरबानी पे चल रहे हैं कि जो केंद्र हम पे दयावान है, और दयावान करके जो प्रोजेक्ट मैडम यहाँ पे गिन रही थी वो केंद्र के दिए हुए प्रोजेक्ट है, चाहे ऑल वेदर रोड हो, चाहे रेलवे हो और चाहे आगे कुछ भी हो। क्योंकि आज भगवान राम को भी मुख्यमंत्री बना दो उत्तराखंड का तो वो कुछ नहीं कर सकता। उत्तराखंड आईसीयू में है और उस आईसीयू में अगर कहीं हवा दे रहा है तो दिल्ली वाले दे रहे हैं, दिल्ली के प्रधानमंत्री जी जिनका प्राइम मिनिस्टर केयर फंड चुपचाप उसको बताते नहीं है, वो केयर फंड से कभी भी एक बड़ी अमाउंट उत्तराखंड की तरफ फेंक देंगे। इस सारे पे उत्तराखंड उनकी मेहरबानी पे टिका हुआ है। उत्तराखंड के संसाधनों की जो लूट इस राज्य में माफियों ने की है और इसमें कांग्रेस और भाजपा के पहाड़ी नेता शामिल हैं। मैंने देखा कि किस तरह से वे
के मेरे देखते देखते अरबपति और खरबपति बन गए, उनके बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज खोल गए। आज अगर कोई सच्ची सरकार है, मैं धामी जी इनके ऊपर छापा मारो कि तुमने इतने रुपया कहां से कमाया। अगर इनकी हिम्मत नहीं है कि किसी के गरेबान में हाथ डाले, जैसे ही कुछ आता है सबूत करो, हरक सिंह रावत तक के गरेबान में हाथ डालने की हिम्मत नहीं है। राजेंद्र जी आते हैं आपके पास, रुक जाइए। हम उमा जी को भी सुनना चाहेंगे प्लीज। जी यशी, मैं पॉलिटिकल डिबेट में नहीं यशी जी, आप मैं जवाब दूंगी बातों का। राजेंद्र जी एक सेकेंड, जब भी आपको लेकर कोई बात होती है तो आप नहीं सुनना चाहते, भारतीय जनता पार्टी की कोई बात होती है तो आप नहीं सुनना चाहते, हम सुनना क्या चाहते हैं? अब यशी जी कृपया करके मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूं। ठीक है हनी जी बोलिए, हनी जी बोलिए, उसके बाद उमा जी मैं आपके पास आऊंगी। आप कौन सी नीति ला रहे हैं? यशी जी इनको कहिए, कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है कि ये अपनी इनकमिंग को बंद कर देती है और आउटगोइंग शुरू कर देती है। शुरुआत हमने की थी। अरे भाई हमारे पास पैक लिया हुआ रहती है। आप भी कह सकते हैं विपक्षी पार्टियों की तरह कि कांग्रेस मुझे बहुत पसंद है। जी निवेदन है, हनी जी बोलिए। साउंड को म्यूट कर दीजिए, आउटगोइंग इनकी बंद नहीं हो पाती, पता नहीं इतना बिल कैसे चुकाते। हनी जी बोलिए। मैं ये बात कहना चाहूंगी यशी जी, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें ये कर रहे हैं, दो खूबियां बोलने को कहा गया था इनको, और दो खूबियां इन्होंने ना बता के भाजपा की बुराई करी। मैं आपको बता देती हूँ कि डिवाइड एंड रूल है हम लोगों में, डिवाइड एंड रूल, जैसे सेठी जी ने कहा, लेकिन डिवाइड एंड रूल की नीति तुमने क्यों नहीं अपनाई? जो सेठी जी का जवाब है वही मेरा जवाब है। तुमने अपने क्षेत्र, अपने गढ़ में सिर्फ और सिर्फ गुटबाजी करी। कोई हरीश रावत जी के गुट में चला गया, कोई राजेंद्र शाह जी के गुट में चला गया, कोई प्रीतम जी के ग्रुप में चला गया, और जब प्रदेश अध्यक्ष इनके बने तो सारे 8 विधायक ही भाग गए, और सबको एक साथ इतना इंपॉर्टेंट काम आ गया कि केंद्र में उन्हीं को जाके किसी जगह हस्ताक्षर करना पड़ रहा था, नहीं तो सरकार जो 22 विधायक 18 विधायक की थी वो भी निकल जाती हाथ से इनके। तो 8 विधायक उस दिन भाग लिए और ये गुटबाजी में फंसे रहे, जिसके कारण ये अभी भी मुंह देख रहे हैं। और इनके प्रवक्ताओं की तो हाल एक अजीब ही अजीब है। कल मेरे साथ स्वराज एक्सप्रेस में इनकी एक प्रवक्ता आती है सुजाता पाल, वो पता है क्या जवाब देती है दुर्घटना को लेके, कि भारतीय जनता पार्टी के कारण ये दुर्घटना हो गई। ऐसी हवाई बातें इनके प्रवक्ता करते हैं ना कि जिसको सुन के गले के नीचे भी बातें नहीं उतरती है। चलिए ठीक है हनी जी, अभी फिलहाल मैं बजट पर बात करना चाहती हूँ। अब रुक जाइए, अब हनी जी रुकिए, रुक जाइए हनी जी रुक जाइए, आपको टाइम दे दिया मैंने, अब बहुत कम वक्त बचा है। नरेंद्र जी, अभी हम यहाँ पर थपलियाल साहब की बात सुन रहे थे, भले ही हम थोड़ा बहुत हंस भी रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सीरियस अगर हम बात करें तो उत्तराखंड वाकई गर्क में है। एक तरफ जहां इसका लगातार कर्जा बढ़ता जा रहा है, बजट से लोगों को भले ही बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन महंगाई यहाँ पर अपनी चरम सीमा पर है, ये हम सभी जानते हैं। मैदानी क्षेत्रों से बढ़ते बढ़ते अगर आप पहाड़ी क्षेत्रों में जाएंगे तो 20 रुपए की बोतल वहां 50-60 रुपए की बिक रही है। महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, लगातार बढ़ती जा रही है, इस पर कोई बातचीत नहीं कर रहा। और मैं कह रही हूँ कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आप अभी हनी जी कह रही थी कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो बेहतर हुई हैं, तमाम बातें आप कह रही थी, कोरोना काल में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं उजागर हुई हैं, बेहतर हुई हैं। अब आगे पता चलेगा कि कितनी बेहतर हुई है, लेकिन फिलहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है वो उजागर हुई है इस कोरोना काल में। हमें पता चला कि उत्तराखंड में डॉक्टरों की कितनी कमी है, हमें पता चला उत्तराखंड में किन किन चीजों की कमी है। अगर कोरोना नहीं आता तो हमें पता ही नहीं चलता उत्तराखंड में क्या चल रहा है। जी देखिए, आप इन पर बात क्यों नहीं कर रही? जी देखिए, हम बिल्कुल, मैं अपनी संक्षेप राजेंद्र जी, मैं लास्ट में आपको 2 मिनट दूंगी, रुक जाइए बस। संक्षेप में अपनी बात कह के हम उमा सिसोदिया जी को भी सुनेंगे, बिकॉज काफी समय हो गया। मैं इतना जरूर कहूंगा कि उत्तराखंड की खाली 2 रीढ़ हैं, एक पर्यटन है और एक ऊर्जा प्रदेश है। हम बिजली बेच सकते हैं, हम दोनों चीजों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी फोकस करना चाहिए और केंद्र सरकार को भी इस चीज पे फोकस करना चाहिए कि किस तरीके से हम राज्य सरकार को उतना सशक्त बनाएं जिससे कि जो हमारी जल विद्युत परियोजनाएं हैं और जो पर्यटन है उसमें विशेष पैकेज देकर इसको बूस्ट किया जाए। बिकॉज पूरे देश की जनता उत्तराखंड में नैनीताल हो, मसूरी हो, रानीखेत हो, कौसानी हो, यहाँ घूमने आना चाहती है, विदेशी आना चाहते हैं, और उससे हमें बहुत बड़े राजस्व की प्राप्ति होगी। जिस ओर हमने इसको बिल्कुल अलग थलग रखा हुआ है, ये भाजपा और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और आपस की राजनीति ये चलती रहेगी, लेकिन प्रदेश का जो राजस्व का जो घाटा है वो तभी पूरा हो पाएगा जब हम इन चीजों के ऊपर फोकस करेंगे। उमा जी,
कभी कभी डिबेट बड़ी मेरे लिए तो बड़ी मतलब ऐसा लगता है कि मैं किसी लाइव हास्य व्यंग के किसी प्रोग्राम को देख रही हूँ। कांग्रेस अपने स्वर्णिम इतिहास में इतना खोई रहती है कि उसको एक सुझाव भी, इतने टाइम से चौधरी जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक सुझाव भी वो सही तरीके का, जैसे कि अभी मेरे भाई ने कहा या मैंने कहा या खबिया जी ने कहा, एक सुझाव तक वो नहीं दे पाए हैं। आप अपने चौधरी जी, मैं बहुत विनम्र शब्दों के साथ आपसे सॉरी बोलते हुए कहना चाहूंगी कि अपने इतिहास को भूल जाइए, अपने भविष्य को देखिए कि आपका भविष्य कहाँ है आप कांग्रेस का। अब आप मुझे कहेंगे कि हम बीजेपी की बी पार्टी है इसलिए हम ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं वाकई में देखिए मैं जानती हूँ हमारी पार्टी से 10 साल पुरानी, हमारा पूरा खानदान कांग्रेस से रहा है। बचपन से हमने इंदिरा जी की और नेहरू जी के बारे में बात सुनते हुए हम लोग बड़े हुए हैं। तो आज कहीं ना कहीं मन में दुख होता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी आज धीरे धीरे अपना जो अस्तित्व है वो खोती जा रही है। बेटर है कि आप लोग सही विपक्ष की भूमिका निभाएं और सही तरीके से आप लोग काम करें। अभी लेटेस्ट आप लोग बुरी तरह से अपनी जमानत जब्त करवा कर बैठे हैं और आप बातें यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं कि हमने ये किया था, हमने वो किया था। अगर आपने वाकई में इतना कुछ किया था तो आज आपकी हालत बहुत बढ़िया होती है। आज आम आदमी पार्टी देश की सबसे नई पार्टी आज आपके साथ मुकाबले में खड़े नहीं होती कि 2 राज्य में आपकी सरकार है और 2 में हमारी भी। तो मैं समझती हूँ एक छोटी सी नेक सलाह हमेशा मेरे कांग्रेस को रही है कि आप लोग अपने आप में झांक कर पहले की आपकी कमियां कहाँ रही तब आप लोग बात करें। और हनी जी, मैं आपको बिल्कुल कहना चाहूंगी कि इस नए बजट सत्र में आप आम जनता का जरूर ध्यान रखें। बहुत जो आम जनता होती है, जो गृहिणियां होती हैं, जो हमारा 10,000, 15,000, 20,000 रुपए तक का कमाने वाला जो निम्न मध्य वर्ग और मध्य वर्ग है, उसके बारे में आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि उस मध्य वर्ग को बड़ी बड़ी सड़कें, बड़ी बड़ी रेलवे लाइन उनसे बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता है। उनको सिर्फ ये मतलब होता है कि उनकी गैस के सिलेंडर के दाम कम हो जाए, पेट्रोल के कुछ दाम कम हो जाए, ताकि उनको साइकिल ना चलानी पड़े। उनके घर में जो सेकंड हैंड स्कूटर रखा होगा उसमें वो पेट्रोल डलवा के अपने जो डेली के रोजमर्रा के काम है वो पूरा कर पाए। तो मेरी आशा यही रहेगी कि आप लोग मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग को फोकस करते हुए इस बजट को लेकर आए। राजन जी, माफी चाहूंगी, वक्त की बहुत कमी है और उम्मीद करते हैं कि बजट जो है वो आम जनता के हित में होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बजट की जो तैयारी की जा रही है। एक तरफ जहां सरकार ये दावा कर रही है कि ये आम जनता के हित में बजट होगा क्योंकि आम जनता से सुझाव लिए गए, तो विपक्ष सरकार को घीरने की पूरी कोशिश करेगा। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान।